हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुबोध विदुआ। इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की कि ट्रांसफॉर्मेशन में के अंतर्गत कितने रूल्स आते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कहते कैसे हैं और सेंटेंस को किस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं। तो मित्रों, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्म से बना है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी सेंटेंस का रूप एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, लेकिन उस सेंटेंस का भाव अर्थ ना बदलना। ठीक है, जैसे आप कहें कि राम एक अच्छा लड़का है। हमने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है और आप इसको ट्रांसफॉर्म करिए, ठीक है, नेगेटिव में। उन्होंने कहा राम एक अच्छा लड़का है। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंग्रेजी में समझ में आ जाए। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अच्छा दिया, ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। आप इसको नेगेटिव में कैसे बदलेंगे? आप कहेंगे कि राम एक बुरा लड़का नहीं है, अर्थात बुरा लड़का नहीं है अर्थात अच्छा है। करेक्ट, यानी राम एक अच्छा लड़का है, इसका नेगेटिव बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसका, तो सेंटेंस तो बदल जाए, रूप तो बदल जाए, लेकिन उसका अर्थ ना बदले। ठीक है, तो रूप बदल गया। राम एक अच्छा लड़का है का हम लोगों ने कर दिया राम एक बुरा लड़का नहीं है। अब आपसे कहें कि राम एक अच्छा लड़का है, इसका एक इंट्रोगेटिव बनाइए, प्रश्नवाचक बनाइए। तो प्रश्नवाचक बनाएंगे तो आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, लेकिन सेंटेंस का रूप तो बदलेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे देखिए, मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, इंट्रोगेटिव बनाइए, तो आप क्या कहोगे? क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, अर्थात अच्छा लड़का है। भावार्थ क्या निकला? अच्छा लड़का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को एक एक करके इनके रूपों को बदलना सीखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते कैसे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का आशय है कि वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कितने रूल्स का फॉलो करना पड़ता है? नंबर 1 रिमूव टू होता है। ठीक है, ये एडवर्ब टू कहलाता है, इसको हमें हटाना पड़ता है। दूसरा आपका इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलना पड़ता है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलना पड़ता है। तीसरा है असर्टिव से नेगेटिव में बदलना पड़ता है, नेगेटिव से असर्टिव में बदलना पड़ता है। चौथा है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी भी बदलना पड़ता है। ठीक है, डिग्री चेंज भी इसमें आता है, एक्टिवाइज पैसिवाइज भी आता है। इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू अनदर, ठीक है, यानी वर्ब को नाउन में बदलना, नाउन को वर्ब में बदलना। इंटरचेंज ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, समझ गए? इन सेंटेंसेस को भी आपस में इंटरचेंज करना पड़ता है। कहने का आशय, अब आप समझिए कि इस 8 नियम का हमें फॉलो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में करना पड़ता है, और इस हर नियम में यही चीज़ दी है कि सेंटेंस का रूप तो बदलेगा लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग पहले नियम से करते हैं शुरू। पहला आता है आपका रिमूव टू। क्या आता है बेटा? रिमूव टू। ये आपने पढ़ा होगा, इसका डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जा कर के इसको सर्च कर सकते हो और इसको देख भी सकते हो। रिमूव टू में मोस्टली 4 नियम फॉलो होते हैं। ठीक है, ध्यान दें। नंबर 1, जब एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू दिया होता है तब इस एडवर्ब टू की जगह आता है सो, और इस टू की जगह आता है दैट प्लस कर्ता प्लस कैन नॉट। क्या आता है बेटा? दैट प्लस कर्ता प्लस कैन नॉट। जैसे मैंने बोला कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है, वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता, इसका नेगेटिव सेंस आता है हमेशा। ठीक, चलिए, इसमें ये भी टू दिया है, ये भी टू दिया है, दोनों टू दिए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आप ले जाएंगे, यूज करेंगे तो ही इज़, इस टू की जगह आ जाएगा सो वीक, इस टू की जगह क्या आना है? दैट
करता सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट कौन सा आएगा, जो दिया है वो आएगा। तो ही कैन नॉट आपको लगाना ही है, कैन नॉट वॉक का वॉक। ठीक। इसका दूसरा नियम कहता है कि इस टू के साथ में, एडवर्ब टू के साथ में इन्फिनिटिव टू तो दिया हो, क्या दिया हो, एडवर्ब टू के साथ में इन्फिनिटिव टू तो दिया हो, ठीक है, लेकिन इससे पहले फॉर मी या फॉर अस, जो भी, फॉर देम, ठीक है, दिया हो, तो आप क्या करेंगे, बात वही है, इस टू की जगह लगाएंगे सो, और इस टू की जगह लगाएंगे दैट प्लस करता। कौन सा, ये ऑब्जेक्टिव केस। क्या, ऑब्जेक्टिव केस। फॉर मी का करता बनेगा आई, फॉर अस का बनेगा वी, फॉर देम का बनेगा दे, फॉर द चाइल्ड का बनेगा द चाइल्ड या ही, जो भी आपको बनाना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट प्लस करता सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। ठीक है, क्या अंतर है, केवल एक अंतर है, इस टू के साथ ये टू दिया होगा तब भी यही नियम फॉलो होना है, इस टू के साथ ये टू दिया होगा। ठीक है, लेकिन इस टू के साथ ये टू दिया हो, लेकिन इसके पहले कोई प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिया हो, तो हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को कर्ता बनाते हैं, और अगर इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसको हम कर्ता बनाते हैं। जैसे दिया कि द बॉक्स इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। ठीक, इसमें देखिए एडवर्ब टू के साथ टू हैवी फॉर हिम टू, ये टू दिया है, बिल्कुल रूल वही है, क्या है, द बॉक्स इज, टू की जगह आ जाएगा सो हैवी। अब देखिए अभी फॉर मी हटेगा चूंकि इसका सब्जेक्ट बनेगा, मैंने यहाँ बताया ही है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस का कर्ता यहाँ बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। टू हैवी, तो पहले दैट लगाएंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट आना है, तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है फॉर मी का बन जाएगा सब्जेक्ट ही, और ये हट जाएगा। ठीक है, ही कैन नॉट लिफ्ट। ठीक है, तो ये हुआ आपका इसका दूसरा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि केवल टू दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, केवल आपके सामने एडवर्ब टू दिया हो, फिर आप क्या करेंगे, तो उसका भी समझ लीजिए। जब सेंटेंस में आपका केवल ये वाला टू दिया हो, ठीक है, तो इसकी जगह आप या तो ओवर लगा दें, ठीक है, या एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दें, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, आप इनफ भी लगा सकते हो, है ना, आप एक्सेसिवली भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे दिया ही इज टू फैट, वह बहुत अधिक मोटा है, तो इसको हटा करके या तो ओवर फैट लगा दो, क्या लगेगा, ही इज ओवर फैट, या फिर आपको अगर फ्रेज लगाना है तो वो आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव के बाद लगाना पड़ेगा, तो बनेगा कि ही इज फैट पहले आ जाएगा, ये एडजेक्टिव पहले आ जाएगा। ठीक है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आपको बात समझ में आई होगी बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कभी कभी कि आपके सामने फॉर की कंडीशन भी लागू हो जाती है, ठीक है, और भी इसकी कई कंडीशंस लागू हो जाती है, तो वो सारी कंडीशंस क्या है, इन्हीं तीनों रूल्स में ही समा जाती हैं। अगर कोई सेंटेंस फॉर के साथ भी जुड़ा हुआ है तो भी आपको दैट लगा करके ही उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस आपको क्लियर नहीं होता है कि ऑब्जेक्टिव केस दिया है और आप उसमें इन्फिनिटिव नहीं दिया है, ठीक है, तो भी आपको उसी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, दूसरा आता है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। क्या आता है आपका असर्टिव और इंट्रोगेटिव, ये आपस में
बदलना। ठीक है, आप जानते हो असर्टिव सेंटेंस कैसा होता है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ऐसी होता है। इंट्रोगेटिव कैसा होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लगा दें तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है, बिल्कुल वही कंडीशन है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसमें क्या है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे लगा दिया या कोई क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दिया तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है ना बेटा। चलिए, लेकिन क्या है कि ट्रांसफॉर्म, हमें असर्टिव से इंट्रोगेटिव में रूप बदलना है लेकिन उसका अर्थ ना बदले। इसके लिए हमें ऐसी स्थिति में नॉट का प्रयोग कर देना पड़ता है, वाक्य को नेगेटिव में ले जाना पड़ता है। ठीक है, कहाँ ले जाना पड़ता है, नेगेटिव में ले जाना पड़ता है। ठीक है, अगर नॉट दिया होता है तो उसको हटा देते हैं, नहीं दिया है तो उसको लगा देते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने कि ही वॉज अ ग्रेट डॉक्टर, ही वॉज अ ग्रेट डॉक्टर, करेक्ट। मैंने क्या कहा, ही वॉज अ ग्रेट डॉक्टर। ये आपका कैसा है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड आगे दिया है। अब हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है जिससे आप पहचान रहे हो सेंटेंस को, जिससे आप सेंटेंस का टेंस पहचानते हैं, उसको आगे लगाना पड़ेगा हमें। हमने वाज आगे लगाया तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। भाई असर्टिव का इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे, वाज को आगे लगा दोगे। वाज आगे लगाया, इंट्रोगेटिव हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वाज ही अ ग्रेट डॉक्टर। अभी मैंने इसमें नॉट नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ट्रांसफॉर्मेशन में असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करना है। इसका अर्थ है ही वॉज अ ग्रेट डॉक्टर, एक महान डॉक्टर था। इसका अर्थ है कि क्या वह एक महान डॉक्टर था। ठीक है, अब तो था, क्या वह अमीर आदमी था, पता ही नहीं है था कि नहीं था। ठीक है, तो क्या वह अमीर आदमी था, इसका भाव ये नहीं निकल रहा कि नहीं वाकई में वह अमीर था। क्या वह एक ग्रेट डॉक्टर था, तो इसमें ये नहीं क्लियर हो रहा कि नहीं वो था। अब इसमें अगर हम नॉट लगा दें इंट्रोगेटिव में, ये नॉट लगाया हमने, वाज ही नॉट अ ग्रेट डॉक्टर, क्या वह एक महान डॉक्टर नहीं था, अर्थात था। कुल मिलाकर आशय ये है कि हमें जब इसका रूप बदलना होता है तो हमें नॉट का ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने देखा कि जब भी असर्टिव से हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उसका सेंटेंस का रूप तो बदला लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला। ये था पहला। दूसरा बिंदु है मित्रों, इसका दूसरे बिंदु में केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस आपका एवरीबॉडी से शुरू होगा तो एवरीबॉडी को हटाकर आप हु से शुरू करेंगे। अगर आप हु से भी शुरू नहीं करना चाहते हैं तो ना करिए, आप यही नियम ध्यान रखिए, सीधी बात। ठीक है, कभी भी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना हो तो एक चीज़ याद रखिए कि जो भी हेल्पिंग वर्ब दी है सेंटेंस में उससे आप शुरू कर दीजिए और नॉट उसमें दिया है तो हटाइए, नहीं दिया है तो लगाइए। कुल मिलाकर नॉट का इस्तेमाल ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एवरीबॉडी का अगर आप हु लगाते हो, जैसे हमने कहा कि एवरीबॉडी लव्स हिज पेरेंट्स। ठीक है, हमने एवरीबॉडी लव्स आ गया, आप इसको हु से लगा सकते हो। अगर आप हु लगाओगे तो हमें नॉट का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो हु सिंगुलर है, हु डज नॉट लव हिज पेरेंट्स, ये हो गया। ठीक है, क्या हुआ, हु डज नॉट लव हिज। अगर आपको ये हु नहीं लगाना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हु का प्रयोग नहीं करना है, तब आप क्या करें, तब आप सीधे हु ना लगाएं, इस लफ्स का डज निकाल लें। डज को यदि आप आके लगा दें कि डज, यही आएगा, एवरीबॉडी नॉट लव हिज पेरेंट्स। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इंट्रोगेटिव में केवल एक ही
नियम का ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है ये हेल्पिंग वर्ब वाले की। अब हु से एवरीबडी से दिया हो, कभी कभी कई सेंटेंस ऐसे आते हैं कि हमें क्वेश्चन वर्ड से भी बनाना पड़ता है ना। तो कहीं कोई टाइम की बात आएगी तो आपने वैन से शुरू कर दिया, कोई वस्तु की बात आई तो वाट से शुरू कर दिया, कोई प्लेस की बात आई तो आपने वेयर से बना दिया, ठीक है। लेकिन मोस्टली हमारा जो नियम फॉलो होना है वो बच्चों ये होना है, इसको आप बिल्कुल ना भूलिएगा कि कोई भी सेंटेंस असर्टिव दिया हो और उससे उसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको उस वाक्य की आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ में अगर नॉट दिया है तो नॉट लगेगा और नहीं दिया है तो नॉट हटेगा, ठीक है। यही बात उल्टी उसमें हो जाएगी कि जब आप किसी सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाओगे तो डेफिनेट है, मान लीजिए आपको उल्टा करना है, दे दिया कि वॉज ही नॉट अ ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर दिया आपके सामने, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, वाक्य शुरू है। अब इसको आपको किस में बनाना है, असर्टिव में बनाना है। असर्टिव का मतलब है सब्जेक्ट से शुरू करना पड़ेगा। चलिए हमने ही दिया है, सब्जेक्ट से शुरू कर दिया ही, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। अब देखो नॉट दिया है तो नॉट हटेगा, मैंने क्या कहा था, है ना, ये नॉट हट जाएगा, ठीक। आगे जो दिया है अ ग्रेट लीडर वो आपका लिख जाएगा। यानी अब आप समझ गए होंगे कि अगर असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाज को आगे ले जाओ, अगर इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना है तो वाज को सब्जेक्ट के बाद लगाओ, ठीक है। तो ये आपका था रिमूव टू के बाद इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। अब हम लोग बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, वो सॉरी नेगेटिव, ठीक है। अब देखें आप नेगेटिव में क्या करना है हम लोग को, जब भी आप असर्टिव से नेगेटिव बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे बच्चों, नेगेटिव बनाएंगे, तो आपको ये ध्यान तो रखना ही है नॉट का, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है नॉट, तो आपको लगाना ही पड़ेगा, करेक्ट। इसके 5-6 नियम हैं, इसको ज़रा इसके ध्यान देने पड़ेंगे हमें। पहला तो आपका ये रिमूव टू वाला ही है नेगेटिव में, ठीक है, कि पहला नियम है कि इस टू के साथ ये टू दिया होगा तो इसका इस्तेमाल इसमें होगा, यानी इसकी जगह सो और इस इन्फिनेटिव टू की जगह दैट करता कैन नॉट लगाएंगे आप। एग्जाम्पल के साथ देखिए, जैसे हमने कहा कि ही इज़ टू पुअर टू बाई अ बस, ठीक, टू के साथ टू आया। अब ये नेगेटिव नहीं है, ये आपका क्या कहलाएगा, असर्टिव कहलाएगा, ठीक है। इसको आपको नेगेटिव बनाना है तो ये इसमें ये नियम लगा देंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ही इज़, इस एडवर्ब टू की जगह क्या आएगा बेटा, सो, पुअर आएगा, इस टू की जगह आना है दैट, करता ही, यही आ जाएगा जो दिया है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव केस तो टू के पहले दिया नहीं है। ही कैन नॉट बाई अ बस, क्लियर, पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम ये है कि जब भी सेंटेंस में अलोन या ओनली दिया होगा, क्या दिया होगा, अलोन या ओनली दिया होगा बेटा, तब आप उसमें क्या करेंगे, अलोन या ओनली को हटाकर नन वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, नन वर्ड, ठीक है। यानी पहले में समझ गए नेगेटिव बनाना है रिमूव टू, इसमें नन वर्ड, जैसे हमने कहा नन वर्ड लगाना है आपको, ओनली राम पास्ड इन इंग्लिश, राम पास्ड इन उर्दू लीजिए, ठीक। ओनली को इधर भी लगा सकते हैं कि राम ओनली पास्ड, राम पास्ड ओनली, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शुरुआत आपकी नन बट से ही होनी है। क्या बनाएंगे आप, नन बट राम पास्ड इन उर्दू, ठीक। अब देखिए ओनली दिया, ओनली या अलोन दिया हो तो हम नन बट लगा देंगे। ये क्या है, असर्टिव से नेगेटिव बना रहे हैं हम अभी, और मान लीजिए इसका नेगेटिव से हमें असर्टिव बनाना हो आपस में, तो पक्का है कि जब नन बट मिलेगा तो आप नन बट को हटा के अलोन या ओनली लगाओगे, है ना।
मान लीजिए ये वाला सेंटेंस दिया है रिमूव टू वाला, सो दैट करता कैन नॉट लगा है, इसमें लिखा हो कि असर्टिव बनाओ, तो हम इसको हटा के क्या करेंगे, दैट करता कैन नॉट पूरे को हटाएंगे, ये टू लगा देंगे, सो को हटाएंगे, ये टू लगा देंगे। ठीक है। तीसरा है जब वाक्य में एडजेक्टिव दिया हो, क्या दिया हो, एडजेक्टिव दिया हो। जब वाक्य में एडजेक्टिव दिया हो तो क्या करोगे भैया, तो एडजेक्टिव का विलोम लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव का विलोम, यानी अपोजिट वर्ड लगाएंगे आप जब भी एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है। और अगर एडजेक्टिव नहीं दिया होगा, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो डिड नॉट फेल टू लगाएंगे आप। क्या लगाओगे, डिड नॉट फेल टू, यानी अगर सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव है अगर, तो उसका विलोम लगाएंगे आप। अगर एडजेक्टिव नहीं दिया है बेटा तो क्या करेंगे, डिड नॉट फेल टू लगाएंगे। जैसे आप देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा कि ही इज अ स्मार्ट बॉय। ठीक, ही इज ए स्मार्ट बॉय, वह एक स्मार्ट लड़का है, डल नहीं है, स्मार्ट बॉय। बॉय के पहले क्या है, स्मार्ट, ये एडजेक्टिव है बेटा। हमें जब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो देखो नोट का तो हमें ध्यान रखना है, लेकिन अगर एडजेक्टिव दिया होगा तो हमें एडजेक्टिव का विलोम लगाना पड़ेगा। स्मार्ट का उल्टा डल। चलिए तो क्या बन गया, ही इज, नॉट लगाओगे आप, लगाना पड़ेगा। ही इज नॉट अ डल बॉय, स्मार्ट का उल्टा डल। अर्थ निकाल लीजिए, वह एक स्मार्ट लड़का है, वह एक डल लड़का नहीं है, अर्थात वो स्मार्ट है। अगर अब एडजेक्टिव ना दिया, जैसे हम कह दें कि ही सा कुतुब मीनार, ठीक, उसने कुतुब मीनार देखा। अब इसमें कोई एडजेक्टिव है, कोई विशेषता बताने वाला वर्ड है क्या, नहीं है ना। जब नहीं है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, जब नहीं है तो हमें डिड नॉट फेल टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डिड नॉट फेल टू, यानी अपने क्या बनाया, ही नेगेटिव बनाना है, ही डिड नॉट फेल टू। ठीक, अब टू इन्फिनेटिव के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो सौ की क्या लग जाएगी, सी, कुतुब मी, आई सी द कुतुब मीनार। अब देखिए अर्थ, ही सा द कुतुब मीनार, उसने कुतुब मीनार देखा। इसका क्या अर्थ है, ही डिड नॉट फेल टू सी द कुतुब मीनार, कि वह कुतुब मीनार देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात उसने कुतुब मीनार देखा। ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसका डिग्री चेंज वाला। अभी इसमें चूंकि असर्टिव से नेगेटिव बनाना है हमें, ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और आता है आपके डिग्री चेंज का भी इसमें है। अगला नियम चौथा का है, 5वां, इसमें एक साथ 2 नियम जोड़ दिए हमने। ठीक है, इसमें 5वां ये है कि जब सेंटेंस सो एज या एज में दिया होगा, 2 ही में तो होगा, ठीक है, यानी सो एज और एज में दिया होगा, तब आप इसको पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलेंगे। कंपैरेटिव का मतलब होता है देन में। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल है कि ही इज एज स्मॉल एज मोहन, वह इतना स्मॉल, छोटा है जितना मोहन। इसका नेगेटिव बनाना है हमें। क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो जब भी ऐसा हो कि नेगेटिव बनाना हो तो पॉजिटिव का कंपैरेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में ही बदलते हैं हमेशा, सुपरलेटिव को नहीं टच करते इसमें। ठीक है, यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में आपस में एक दूसरे में चेंज कर देते हैं।
जैसे ही इज एज स्मॉल एज मोहन। अब इसमें देखा आपने कि ये तो एज और एज दिया है, इसमें नॉट तो दिया नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। वैसे भी ब्रैकेट में लिखा होगा नेगेटिव बनाओ, होगा कि नहीं होगा? होगा भैया, ठीक है। चलिए, और ये डिग्री दोनों आपस में एक दूसरे के पीछे से बनती है। आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाओगे तो उसके पीछे से बनाना पड़ेगा, और जब भी कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाओगे तो उसके पीछे से बनाना पड़ेगा। देखें, इसको कंपैरेटिव बनाते हैं तो पीछे का मतलब है डिग्री के बाद। मोहन दिया है, आपने मोहन आगे लगाया, मोहन, अब आपका इज, अब ये सो एज हटेगा, और इस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी हमें, स्मॉल। तो आपको पता है कि ई आर लगा करके बनाते हैं। अगर एक सिलेबल का वर्ड होता है तो ई आर लगाते हैं एडजेक्टिव में। अगर एक से अधिक सिलेबल का वर्ड होता है तो हम लोग मोर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, है ना। चलिए, मोर इंटेलिजेंट। तो ही इज स्मॉल की, ये तो एक सिलेबल का ही है, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक। स्मॉलर, एज को हटा के हमें लगाना पड़ेगा देन। लेकिन हम एक चीज़ भूल रहे हैं, अभी इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं कहीं किया, तो हमें इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। मोहन इज नॉट स्मॉलर देन ही का ही, ठीक है। अगर यही चीज़ कंपैरेटिव में दी होती, बोले नेगेटिव बनाओ, मतलब असर्टिव बनाओ, दिया होता कि सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता। अब देखिए, ये तो देन से पहचान लिया हमने कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। दूसरी बात, इंटेलिजेंट की इंटेलिजेंटर तो बनेगी नहीं, चूंकि इसमें इंटेलिजेंट चार सिलेबल हैं ई आर से ही बनेगा, मतलब उससे मोर से, तो इसमें मोर भी लगा है। इसका बनाना हमें, अब इसमें नॉट नहीं है तो ये नेगेटिव निकल आएगा, ये आपका असर्टिव है। अब हमें इसे क्या बनाना है? नेगेटिव में बनाना है। नेगेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपस में पीछे से बनती हैं। तो गीता हम लोग लाए पहले, गीता इज, ठीक। अब देखिए, हमें देन हटा करके यहाँ पे देन लगाया था तो हमने सो एज हटाया था। अब हम यहाँ देन हटाएंगे तो हमें सो एज लगाना पड़ेगा तुरंत। चूंकि इसमें नॉट नहीं दिया है तो आपको पहले नॉट का, मैंने इसमें भी भूल गया था, नॉट का ध्यान देना है। नॉट लग गया। अब आपने लगाया सो, इंटेलिजेंट बीच में आ जाएगा, इंटेलिजेंट एज सीता पीछे आ जाएगा ना, सीता, करेक्ट। अब आप कहो सर कि इसमें तो एज लगा था, आपने यहाँ पे सो एज क्यों लगा दिया? ध्यान रखना, जब भी नॉट का इस्तेमाल होगा तो वो सो एज के साथ होगा, ठीक है। नेगेटिव सेंस सो एज में इस्तेमाल होता है नेगेटिव वर्ड, और एज पॉजिटिव अफर्मेटिव में होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं इसमें डिग्री से, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखा आपने? दो चीज़ें देखी कि पॉजिटिव दिया है तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, और कंपैरेटिव दिया है तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। इसका आखिरी है, इसका एक और आपने देखा है, इसका आखिरी रूल है जो आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई भी सेंटेंस एज सून एज से शुरू हो, आपने देखा होगा जब भी कोई एज सून एज से शुरू होगा तो आप क्या करोगे? एज सून एज को हटाकर नो सूनर डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नो सूनर डिड, ठीक है। और जो कॉमा लगा होगा उस कॉमा की जगह आपको देन लगाना पड़ेगा, ठीक है। एज सून एज से कोई वर्ड शुरू हुआ तो आपने लगा दिया क्या? नो सूनर, ठीक है, नो सूनर डिड, और आपने कॉमा की जगह क्या लगा दिया? देन लगा दिया। एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने कहा कि एज सून एज ही केम, कॉमा, ठीक है, जैसे ही वह आया आई रैन अवे, ठीक है। एज सून एज आया, इसमें एज सून एज जैसी आए तो एज सून एज की जगह आ जाएगा नो सूनर डिड, और ये जो कॉमा है ना दो वाक्यों के बीच में, कॉमा की जगह आ जाएगा देन। जैसे नो सूनर डिड आपने लगाया, डिड क्यों आया? ये सेकंड फॉर्म दी है केम, इसलिए डिड आ गया, क्योंकि अब ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, केम की हो जाएगी कम। कॉमा की जगह आ गया देन आई रैन अवे,
ठीक है, ये हुआ आपका देन आई रैन अवे। अब बात करते हैं हम लोग, अगला नियम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा आया है नंबर आया चौथे में असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में परिवर्तन। जब भी आपका असर्टिव सेंटेंस दिया हो और आपको एक्सक्लेमेटरी बनाना हो तो कुछ खास नियम का फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब चाहे असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी हो या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव हो। ठीक है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव ही बनता है। चलिए, अब नेक्स्ट रूल है, अगले रूल में हम लोग बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। किससे बेटा? एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस। अब देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी आप एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तब आपको कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक्सक्लेमेटरी में पहला पॉइंट ये है कि ये सेंटेंस आपने देखा होगा प्रायः कैसे शुरू होता है? हाउ या वाट ए से शुरू होता है। किससे होता है? हाउ या वाट ए से शुरू होता है। तो जब वाक्य हाउ या वाट ए से शुरू हो तब आप क्या करेंगे? उसमें हाउ या वाट ए की जगह वेरी या ग्रेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वेरी या ग्रेट। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वेरी कहाँ लगाते और ग्रेट कहाँ लगाते। ठीक है ना? और अब चूंकि ये असर्टिव बनेगा तो सब्जेक्ट से शुरू होगा। ठीक है, तो वेरी कहाँ लगाएंगे? मैंने कहा बता ही दूँ, वेरी लगाएंगे जहाँ पर एडजेक्टिव दिया होगा। ग्रेट कहाँ लगाएंगे? जहाँ नाउन दिया होगा। ठीक है, चलिए इसमें जैसे दिया कि हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज। हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज। ठीक है, तो अब क्या बनाना है? इसका असर्टिव बनाना है ना, तो पहले सब्जेक्ट लाएंगे, यानी क्या बनेगा? द हाउस इज। हो गया। अब ये आगे के शब्द पीछे जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि हाउ का मतलब है ये ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल है का मतलब है एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल के पहले हाउ दिया है तो क्या आएगा? एडजेक्टिव में मैंने वेरी बताया था। ठीक है, द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। करेक्ट। तो ये आपका इस प्रकार से क्या हुआ? ये हुए आपके एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव का पहला नियम है ये। दूसरे में ये है, आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखा होगा कि एलास, हुर्रा, आ, ओ, ई इस प्रकार के वर्ड आते हैं जिसमें अत्यधिक आश्चर्य, अत्यधिक खुशी, अत्यधिक दुख व्यक्त करने वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर एलास दिया है यानी कोई भी दुख का वर्ड है, एलास हो, आह हो, कोई भी वट एवर कोई भी दिया हो, तो क्या करते हैं? इट इज शेड दैट से सीधे बना देते, जोड़ देते हैं। अभी एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। कोई खुशी का वर्ड है, कोई भी खुशी का वर्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जब आप असर्टिव बनाएंगे तो इट इज जॉय दैट। क्या लगा देंगे? इट इज जॉय दैट। ठीक है, कोई भी आश्चर्य के लिए है, आश्चर्य के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आश्चर्य के लिए जैसे गुड हेवेंस। ठीक है, कोई भी सरप्राइज के लिए है तो हो जाएगा इट इज सरप्राइज्ड। इट इज सरप्राइज्ड दैट। ये दूसरा पॉइंट है। मोस्टली दो प्रकार से ही आता है, लेकिन तीसरा और है वो भी बता देंगे। देखें, इसमें तो जब ये अत्यधिक दुख की बात आएगी तो सैड आना है, खुशी की बात आएगी तो जॉय आना है, आश्चर्य की बात आएगी तो सरप्राइज आना है। इट इज से जोड़ करके बना देना है। जैसे हमने यहाँ दिया अलास ही इज डेड है, मान लीजिए अलास ही इज डेड।
अलास आया, अलास का मतलब ये सॉरोफुल वर्ड है, ठीक है। तो अलास को हटाकर हमें क्या लगाना है, ये लगाना है पूरा। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट लगाते थे, है ना। बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर कितना है कि इसमें केवल असर्टिव सेंटेंस बनाना है। यहाँ एक्सक्लेम्ड का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि ये दुख की बात है, कि बड़े दुख की बात है। क्या बात है कि वह ही इज़ डेड, ठीक है। चलिए तो यहाँ लगा देंगे इट इज़ सैड दैट, इट इज़ सैड दैट, और क्या लिखना है, पूरा वाक्य आ जाएगा कि ही इज़ डेड। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर खुशी होती तो इट इज़ यहाँ पे जॉय दैट हो जाता, सरप्राइज होता है ना, तो कोई सरप्राइज वाला वर्ड होता तो इट इज़ सरप्राइज दैट हो जाता। अब तीसरी बात आती है कि कभी भी कोई सेंटेंस, तीसरा नियम इसका है, कभी भी वुड, ओ दैट, वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली, इससे शुरू होगा। तो जब भी इन वर्ड से शुरू होगा तो आप क्या करेंगे, इनको हटाकर आई विश दैट से शुरू कर दीजिए। किससे, आई विश दैट से शुरू कर दीजिए इनको, ठीक है। यानी जब भी एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाएंगे तो आप इसको आई विश दैट से शुरू कर देंगे। जैसे उन्होंने कहा ओ दैट, ये लग गया। या वुड दैट, ओ दैट की जगह आई वर अ किंग, आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। वुड दैट भी होता है, ओ भी कह सकते हैं, ओ है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ओह, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये ज़्यादातर वर्ड किसके लिए आते हैं, सरप्राइज के लिए आ जाते हैं, इसलिए हमने इसमें इसको नहीं लिखा। ये वो जब सरप्राइज में पहुंच जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, इट इज सरप्राइज दैट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी का नेक्स्ट है। अब भैया बात आती है डिग्री चेंज की। पांचवा जो बिंदु है वो है डिग्री चेंज। इसमें हम लोग बहुत ये प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरा इसी क्लास में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होना चाहिए, ठीक है। अब डिग्री चेंज, बहुत गौर करने की ज़रूरत है इसमें, आप गौर करिएगा डिग्री चेंज, ठीक है। क्योंकि डिग्री चेंज भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी में हम लोग अक्सर गड़बड़ करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं डिग्री होती क्या है, ठीक है, फिर इसको चेंज कैसे करते हैं। तो बच्चों कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के 3 स्तर होते हैं। जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उसी प्रकार एडजेक्टिव और एडवर्ब के भी रूप होते हैं। पहला होता है इसका पॉजिटिव रूप, दोनों का, एक का नहीं। दूसरा होता है कंपैरेटिव रूप, ठीक है। तीसरा होता है सुपरलेटिव। अब आपको थोड़ा सा गौर करना है, मैं आपको इसी में बताता चला जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये अभी वैसे मैं इस पर एडजेक्टिव एडवर्ब पर इन सब पर एक एक बेहतरीन प्यारा प्यारा वीडियो बना चुका हूँ फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अब चूँकि ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को निपटाना है, इसलिए हम इसमें इतना डिटेल में ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, चूँकि हम इसमें सारी चीज़ें देनी हैं और आसान तरीके से देनी है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देना है ताकि आपको समझ में आ सके। तो हम इसमें सीधे टू द पॉइंट पर आकर ही चर्चा करेंगे, बताएंगे, ताकि आपको कम समय में अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। और जब ज़्यादा डिटेल में अगर जैसे किसी देखना है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ग्रामर में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में। चलिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब बेटा मैंने बताया 3 रूप होते हैं इसके। एक पॉजिटिव रूप होता है, इसको प्रथम अवस्था कहते हैं, आप प्रथम अवस्था कह सकते हैं, इसको द्वितीय अवस्था कह सकते हैं, और ये आपकी तृतीय अवस्था है। तृतीय अवस्था का मतलब, तृतीया का आप समझ रहे होंगे कि ये आप कह सकते हैं, जैसे कह दें कि
उच्च, है ना, इसका हो जाएगा उच्चतर यानी उससे भी बड़ी, और ये हो जाएगी उच्चतम, सबसे बड़ी। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि होता क्या है। उन्होंने कहा बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो बड़ा पॉजिटिव प्रथम अवस्था, उससे बड़ा तुलना हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, सबसे बड़ा तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें अभी हमने ये बताया है। अब आप समझिए अंग्रेजी में कि इनको हमको चेंज भी तो करना है आपस में, तभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। जैसे देखें पॉजिटिव डिग्री, मैंने बताया कि प्रथम अवस्था होती है, इस डिग्री में किसी के गुण या दोष की समानता बताई जाती है। ठीक है, और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की तुलना करनी पड़ती है, तुलना। ठीक है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ये उसमें अपने समूह या अपने ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ होती है। ठीक है, अभी उदाहरण के माध्यम से बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पॉजिटिव डिग्री की पहचान है कि सो और एज मिलता है सेंटेंस में, या एज और एज मिलता है। आपको मैंने बताया कि जो सो एज है ये नेगेटिव में आता है। इन दोनों का मतलब होता है इतना जितना। ठीक है, क्या होता है, ऊपर लिख देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। एज सो और इसका पहले वाले का है इतना जितना। जैसे उन्होंने कहा वह इतना चालाक लड़का है जितना श्याम, इतना जितना हो गया, तो हम अनुवाद के हिसाब से भी इसको देखते जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि वह इतना बुद्धिमान नहीं है जितना मोहन, तो इतना जितना। अब बात आती है कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते, डिग्री के बाद देन लगाते। क्या लगाते बेटा, देन लगाते। इसका अर्थ होता है से अधिक। ठीक है, क्या होता है, से अधिक। जैसे वह मोहन से अधिक चालाक है ना, वह सीता से अधिक बुद्धिमान है, तो क्या हो गया, से अधिक। ठीक है, और जो सुपरलेटिव होती है इसमें क्या करते, दा लगाते हम डिग्री के पहले। ये जो मैंने डैश लगाया ये डिग्री के लिए लगाया है, एडजेक्टिव यहाँ पे लिखा जाएगा। इस दा का क्या अर्थ होता है, एक तरह से सबसे अधिक। क्या होता है, सबसे अधिक। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि ये बनती कैसे है, इसको चेंज कैसे करते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ चार्ट के माध्यम से। अब आपको बिल्कुल सीधा समझना है और इसको फिर चेंज करना है। ये आपकी पीडी का मतलब है पॉजिटिव डिग्री, समझ लीजिए। सीडी की मतलब है कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान दीजिए, कम पॉजिटिव डिग्री में हम लोग क्या लगाते हैं, सो डैश एज लगाते हैं या एज डैश एज लगाते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव में क्या करते हैं, डिग्री के बाद हम लोग देन लगाते हैं। सुपरलेटिव में क्या करते हैं, डिग्री के पहले दा लगाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इनका रूप कैसे बदलता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का। अगर पॉजिटिव डिग्री स्मॉल दी है और कंपैरेटिव बनाना है तो हम ई आर लगा के बनाएंगे, स्मॉल आर, और सुपरलेटिव में ई एस टी लगाएंगे, स्मॉल एस्ट हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, ये तो है सिंगल सिलेबल वाले वर्ड की बात, लेकिन जब डबल सिलेबल, एक सिलेबल से ज़्यादा वर्ड दिए होंगे तो उसमें क्या करेंगे, उस वर्ड के पहले मोर लगाएंगे आप कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। भाई मच, मोर, मोस्ट, यही तो हुआ। कि पहचानेंगे कैसे, आप जब वर्ड को बोलोगे तो ऑटोमेटिक पहचान जाओगे। जैसे मैंने बोला स्मॉल, तो आपने स्मॉलर लगा दिया, लगा के नहीं आ रही है, कोई गड़बड़ नहीं है। हम कहते हैं हैंडसम, तो हैंडसमर क्या कोई वर्ड होता है, नहीं होता है। तो आप समझ गए कि यार ये बड़ा वर्ड है, इसमें मोर लगेगा, मोर हैंडसम, है ना। इंटेलिजेंट सुपरलेटिव बनाओ तो इंटेलिजेंट टेस्ट हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि एक सिलेबल से ज़्यादा है। तो ये क्या बनेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट पॉजिटिव, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव। हैंडसम पॉजिटिव, मोर हैंडसम कंपैरेटिव, मोस्ट हैंडसम सुपरलेटिव। उसी प्रकार स्मॉल
पॉजिटिव, इसमें ER लग जाएगा, स्मॉलर स्मॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हुआ आपका, ये मैंने बताया कि क्या कैसे होता है। एक चीज़ और ध्यान देना है, पॉजिटिव डिग्री में अगर आपका वेरी फ्यू दिया हो, वेरी फ्यू से शुरू होगी ये, तो कंपैरेटिव में आप देन के बाद, देन तो लगाएंगे ही, वेरी फ्यू का हो जाएगा देन मोस्ट अदर, ठीक। सुपरलेटिव में यही चेंज होगी, वन ऑफ द, डिग्री के पहले वन ऑफ द लग जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल के लिए है, जब बहुवचन प्लूरल में दिया होगा तब की बात है ये, ठीक है। फिर अगर सिंगुलर दिया है तो इसमें हो जाएगा नो अदर, ठीक। कंपैरेटिव में देन के बाद क्या हो जाएगा, नो का यानी एनी अदर, नो अदर का एनी अदर। सुपरलेटिव में इसी का आपका केवल द लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। अब देखिए, इसको हम लोगों को परिवर्तित कैसे करना, बदलना कैसे है, ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एग्जाम्पल और आप लोग इसको मुझे बताएंगे कि ये सर कैसा है। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें ज़्यादा की, क्योंकि ज़्यादा लिखना है, बात कर रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। अभी डिग्री चल रही है, डिग्री तक नहीं मिटाया, उसके ऊपर मिटा दिया। देखें, अब ये तो हो गया आपका अर्थ। पहले मैं ट्रांसलेशन के हिसाब से मैं इसको अर्थ एक वाक्य लिखूं तो उसका आपको अर्थ बताऊं, अर्थ के बाद फिर इसको हम लोग चेंज करना सीखते हैं। जैसे मैंने दिया, देखिए कि ही इज़ अ स्मॉल बॉय, ठीक है। कह दें कि ही इज़ स्मॉलर देन राम, ठीक है। कह दें कि ही इज़ द स्मॉलेस्ट बॉय, ठीक है। अब देखिए, ये जो स्मॉल बॉय वो एक छोटा लड़का है, ही इज स्मॉलर देन राम, वह राम से अधिक, देन ER लग गया तो उसका दोनों का मतलब ये से अधिक, केवल देन भर का नहीं है, ठीक है। ही इज़ द स्मॉलेस्ट बॉय, द स्मॉलेस्ट EST लग गया तो इसका मतलब है कि सबसे अधिक, यानी वह सबसे अधिक स्मॉलेस्ट माने छोटा लड़का है, ठीक है। स्मॉलर उससे अधिक छोटा है, द स्मॉलेस्ट माने सबसे अधिक छोटा है। अब बदलने के लिए हम लोग को ध्यान देना है एक चीज का, आप इस बात पर गौर भी करेंगे कि जब कोई भी पॉजिटिव डिग्री दी हो, इसको समझ लीजिए, पॉजिटिव दी हो चाहे बनाने हो, CD यानी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, ठीक। अगर कंपैरेटिव दी हो चाहे सुपरलेटिव, पॉजिटिव बनाना है तो इसके पीछे से बनाएंगे, और अगर पॉजिटिव दी है तो चाहे कंपैरेटिव बनाओ चाहे सुपरलेटिव बनाओ, इसके पीछे से बनाएंगे। केवल आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपस में आगे से बनेंगी, बकाया P मतलब पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव दी हो चाहे पॉजिटिव बनानी हो, आपको डिग्री क्या करना पड़ेगा, आपको उसके पीछे से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री को हमेशा एक दूसरे के पीछे से ही चेंज किया जाता है। केवल कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती है कि जो किसी प्रकार से कंपैरेटिव और आपकी सुपरलेटिव आपस में नहीं चेंज होती है, लेकिन ज़्यादातर आपका सब कुछ पूरा का पूरा सिस्टम ही इसमें चेंज होता है। चलिए, अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, इसमें आइए कि हमने एक सेंटेंस दिया कि ही इज़ एज स्मॉल एज राकेश, ही इज एज स्मॉल एज राकेश, ठीक है। ये एज दिया तो ये पॉजिटिव डिग्री है बेटा। हमें बदलना किस में है, इसकी कंपैरेटिव में बदलना है, CD, ठीक है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव कहाँ से, पीछे से बनाएंगे, हमने बताया ना,
पॉजिटिव दी है, कोई भी बनानी है तो पीछे से, कोई भी दी है अगर पॉजिटिव बनानी है तो उसके पीछे से। केवल कंपैरेटिव सुपरलेटिव आपस में एक दूसरे के आगे से बनेंगी। ठीक है, चलिए इसमें हमने पीछे से बनाया तो कितने पीछे से, डिग्री के बाद लिया राकेश, राकेश हो गया। ठीक है, अब इज लगेगा, इसमें नॉट नहीं दिया तो नॉट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, नॉट। स्मॉल, कंपैरेटिव बनाना है तो स्मॉल में ER लगाना पड़ेगा, स्मॉलर। देन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एज हटेगा तो देन हो जाएगा, और ही का ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि ही इज एज स्मॉल एज राकेश को बदला तो राकेश इज नॉट स्मॉलर देन ही हुआ। तो अब क्या आप कहेंगे क्या इसकी सुपरलेटिव नहीं बनेगी? तो जब भी कभी दो व्यक्ति या वस्तुओं की आपस में तुलना होती है तो सुपरलेटिव का क्या मतलब है? अब वो कब बनेगी इसको देख लीजिए, अभी बताते हैं। आपका सुपरलेटिव कैसे बनेगी? हमने दिया जैसे कि वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज गीता। ठीक, अब ये देखिए आपने सेंटेंस को पहचाना कि सो एज दिया है तो ये पॉजिटिव तो है। इसके पहले बनाएंगे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव कहाँ से बनेगी? पीछे से। ठीक, पॉजिटिव से सुपरलेटिव अगर बनाना है तो भी पीछे से। ठीक है, चलिए कंपैरेटिव बनाते, पीछे से आएगा पहले गीता। आपने देखा गीता होगा बेटा, जैसे गीता लगा तो गीता के हिसाब से सिंगुलर के हिसाब से एज आ गया। अब एज हट के देन लगेगा, लेकिन ब्यूटीफुल का पहले हमें कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। एज को हटा के देन तो लगाएंगे हम, लेकिन यहाँ पे डिग्री आएगी पहले। तो ब्यूटीफुल की ब्यूटीफुलर बनेगी कि मोर ब्यूटीफुल? मोर ब्यूटीफुल। गीता इज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, देन लगेगा, देन। ठीक है, देन लग गया। अब क्या करें? अब ये आगे के शब्द बचे पीछे लगाने के लिए। भाई पीछे का तो लग गया, गीता लग गया, इज हेल्पिंग वर्ब लग गई, एडजेक्टिव डिग्री लग गई। अब आगे के शब्द पीछे आएंगे। तो वेरी फ्यू का क्या करना, देखिए वेरी फ्यू का हो जाएगा देन के बाद मोस्ट अदर कंपैरेटिव में। तो वेरी फ्यू का हो गया देन मोस्ट अदर। ठीक है, क्या है और? गर्ल्स, तो गर्ल्स का गर्ल्स हो जाएगा। करेक्ट। अब मान लीजिए हमें इसकी सुपरलेटिव बनानी है। अभी हमने कंपैरेटिव बनाई, अब हम इसकी, अभी हमने कंपैरेटिव बनाई, अब इसकी क्या बनाना है? सुपरलेटिव बनाइए। तो भी बात वही है, अगर पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसके पीछे से बनेगी, और मान लीजिए अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहे हैं तो फिर आगे से बन जाएगी। चेक कर लीजिए, अगर इस पॉजिटिव से बनाते हैं तो गीता से बनेगी पीछे से, अगर इस कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं तो आगे से बनेगी गीता से। बात बराबर हो गई? चाहिए इससे बना लो। चलिए बना लेते हैं। हाँ, पहले पॉजिटिव से ही समझ लेते हैं। तो गीता इज, अब एज हटेगा, क्या लगना है? द लगना है पहली बात तो, लेकिन द कैसा लगना है इसको भी चेक करना पड़ेगा कि वेरी फ्यू दिया है तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द लगाते हैं। देखो पॉजिटिव दिया है तो सुपरलेटिव बनाना है तो वेरी फ्यू को हटा करके वन ऑफ द लगाते हैं। गीता इज वन ऑफ द हो गया। ठीक, वन ऑफ द। अब आइए डिग्री में, तो ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव क्या बनेगी? ब्यूटीफुलेस्ट बनेगी कि मोस्ट ब्यूटीफुल? बिल्कुल सही, मोस्ट ब्यूटीफुल। आपने बनाया मोस्ट ब्यूटीफुल, अब यहाँ लेकिन गर्ल्स आ जाएगा, यही तो बचा भाई। वेरी फ्यू का तो वन ऑफ द हो गया इधर, वेरी फ्यू यानी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। ठीक है, इसके हिंदी अर्थ समझ लीजिए। बहुत कम लड़कियां इतनी सुंदर हैं जितनी गीता।
गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर। गीता, समझ गए, अन्य लड़कियों में से अधिक सुंदर है। करेक्ट। अब देखें, गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। गीता लड़कियों में सबसे अधिक सुंदर है। वन ऑफ द मोस्ट, समझ गए, लड़कियों में। तो आपने देखा कि हमने डिग्री चेंज की, तो इसमें हमें मेन मुख्य बिंदु ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पॉजिटिव से चाहे कंपैरेटिव बनाओ चाहे सुपरलेटिव, एक इसके पीछे से शुरू करेंगे। कंपैरेटिव से चाहे सुपरलेटिव से किसी से पॉजिटिव बनाओ तो इसके पीछे से शुरू करेंगे। केवल आपस में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ही आगे से बनती हैं, बकाया पीछे से बनती हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये भी ध्यान दे लो कि पॉजिटिव दी हो चाहे पॉजिटिव बनाना हो, उसके पीछे से शुरू करते हैं। तो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब अगला बिंदु है एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। चूँकि अभी हम लोगों ने 5 निपटाए हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इसके बाद इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला होना है, और इंटरचेंज ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस को भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत चेंज करना है। लेकिन अब नंबर आता है 6वें का, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। चलिए, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब बच्चों, ऐसा है कि ये आपका एक्टिव वाइज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ACTIVE, एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज, ठीक है। काफ़ी लंबा समय हो गया, थोड़ा पानी पी लूँ। आप लोग सब समझते हो, कोई बात नहीं, टाइमिंग है वो तो होती रहती है, पानी भी पीना ज़रूरी है, ठीक है, ओके। देखिए, हम समझें पहले कि एक्टिव वाइज किसे कहते हैं। ACTIVE, एक्टिव, VOICE। एक्टिव वाइज कहते हैं कर्ता प्रधान वाक्य को। इसमें सब्जेक्ट प्रमुख होता है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट प्रमुख है। ये क्या होता है? कर्ता प्रमुख होता है, अर्थात ये सब्जेक्ट से शुरू होता है। आप समझिए सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होता है ना। लेकिन जो पैसिवाइज होता है, जो पैसिवाइज होता है, पैसिवाइज ये होता है आपका कर्म प्रधान, यानी इसमें ऑब्जेक्ट प्रमुख होगा, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा कुल मिलाकर ये सेंटेंस, ठीक है। इसको भी लिख दें सब्जेक्ट से शुरू, ये सब्जेक्ट से शुरू होगा और ये आपका ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। यानी इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, बकाया वही है, वर्ब आएगा, लेकिन क्या होता है पैसिवाइज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से B3 आएगा, फिर आपका क्या आएगा, ETC होंगे तो ETC आ जाएंगे, तो बाई में बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप कहो कि ये सब्जेक्ट डायरेक्ट सीधा आ जाएगा, तो नहीं आएगा। क्या करना होता है बेटा, इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। देखा होगा कि आप पहले टेंसेस को समझ लो कि इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आनी है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, मुझे इसमें भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री चेंज हो गया, पैसिवाइज चल रहा, फिर 2 पॉइंट बचेंगे। ठीक है, एक्टिव, AB और PB। एक्टिव वाइज में देखा होगा आपने कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, AS या ES, फर्स्ट फॉर्म डू या डज, ऐसे ही है, ये दिया होता है तो इस RM के साथ थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, वो तो नहीं आना है। और जब आपका इज RM
आईएनजी दिया हो तो क्या हो जाएगा, इज आर के साथ बीइंग लग जाएगा, इज आर एम के साथ बीइंग, थर्ड फॉर्म तो लगना ही है। जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव थर्ड दिया होगा तो क्या हो जाएगा, हैज हैव के साथ बीन लगेगा, हैज बीन, हैव बीन के साथ थर्ड तो आना ही आना है, ठीक है। उसी प्रकार आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म या डेड होगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वाजबर हो जाएगा, ठीक है। और जब वाजबर होगा आईएनजी के साथ कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, तब क्या हो जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा वाज बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग, इसके साथ भी आपको थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, ठीक है। फिर आपका अगर हेड थर्ड दिया होगा तो क्या हो जाएगा, हेड थर्ड का हो जाएगा हैड बीन थर्ड, ठीक है बेटा, हैड बीन थर्ड, यानी ये पास्ट परफेक्ट का। फ्यूचर में आइए, तो कोई भी मॉडल है, ठीक है, तो ये मॉडल की तरह ही है, सब में क्या करेंगे, शैल, शुड, विल, वुड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल हैं इन सब के साथ बी लग जाएगा। विल है तो विल बी, शैल है तो शैल बी, कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी, हैज़ टू है तो हैज़ टू बी, इज टू है तो इज टू बी। इसको इज यहाँ ना मार लेना कि इसके साथ बी, बीइंग लग जाएगा, इज टू, टू लगने के बाद कोई भी है फिर वो मॉडल का रूप ले लेती है, ठीक है, तो बी लग जाएगा उनमें। ये हुआ आपका क्या, पैसिवाइज है। अब इसकी हिंदी कैसे निकालते इसका भी ध्यान दे लो। अगर इसकी पहचान ता है यहाँ पे या, जा, ईजा, एजा लगना है, या, जा, ईजा, एजा। जैसे वह जा रहा है तो या जा रहा है, पका रहा है तो पकाया जा रहा है, या जा रहा है, ये पैसिवाइज के अंतर्गत आएगा, है ना। उसे कुर्सी बनानी चाहिए तो कुर्सी बनाई जानी चाहिए, या जाना चाहिए, ई जानी चाहिए, ये जानी चाहिए। इसकी हिंदी इस प्रकार से निकलती है, लेकिन हम हिंदी नहीं निकालना है हमको, हमें देखना है क्या, पैसिवाइज। देखें, जैसे दिया कि ही इज गिविंग, ही इज गिविंग अ ग्लास, ठीक, वह एक ग्लास दे रहा है। मैंने क्या बताया, ये तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है एस, एच, बी और ऑब्जेक्ट। हमें पैसिवाइज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो अ ग्लास आगे आएगा। अब इज आईएनजी है तो इसमें इज बीइंग लग जाएगा, आईएनजी का मतलब है बीइंग, मैंने यहाँ बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम आईएनजी के साथ इज बीइंग, आर बीइंग, इज बीइंग, अ ग्लास इज बीइंग, गिव का हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आई हमेशा गिवन, चूंकि पैसिवाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है गिवन, ठीक है, बीइंग गिवन। अब क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम। आप डायरेक्ट ही नहीं लगा देंगे, अगर आई होता तो आई का ऑब्जेक्ट बनता मी, वी होता तो वी का ऑब्जेक्ट बनता अस। लेकिन अगर हमें पैसिवाइज से एक्टिवाइज बनाना हो तब क्या करेंगे, तब हम बिल्कुल यही बन जाएगा कि पीछे का आगे करेंगे, आगे का पीछे, फिर आप बाई सब्जेक्ट जब हटाओगे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ही। इज बीइंग का बीइंग हटेगा तो एज आ जाएगा, ठीक है, और बीइंग के हिसाब से आईएनजी इसमें लग जाएगा तो गिविंग हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से कोई भी टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब दी होगी, आपने पैसिवाइज पहले भी पढ़ा होगा, इसको आप आसानी से चेंज कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या आता है, इम्परेटिव सेंटेंस को भी आपको चेंज करना पड़ता है पैसिवाइज के अंतर्गत। इम्परेटिव सेंटेंस आप जानते हो, इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिवाइज में कि हमेशा वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस, ठीक है। कैसे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है, यानी
ये तो टेंस का था। अब आपको इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखना है। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप जानते हो कि ये हमेशा या तो वर्ब से शुरू होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या आपका डू नॉट प्लस वर्ब से शुरू होता है, डू नॉट प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, या ये लेट से शुरू होता है ना। तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस होता है फिर वर्ब होती है, करेक्ट। इसके बाद भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्लीज से भी शुरू होता है, ठीक है। 4 बिंदु सबसे ज़्यादा इम्परेटिव में आते हैं। तो देखिए, अगर कोई क्रिया से शुरू है सेंटेंस वर्ब से, तो बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक। अगर कोई डू नॉट से शुरू है तो बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर कोई लेट से शुरू है, अब कैसे बनेगा अगर लेट से शुरू है तो भी आपका बनेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। प्लीज से शुरू है तो आपका बनेगा यू आर, प्लीज हटेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसका एक एक हम लोग एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने लिखा, पहला है, मान लीजिए कि आप फिनिश द वर्क, वर्ब से शुरू है तो ये वाला नियम फॉलो हो जाएगा। क्या बनेगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी ऑब्जेक्ट है वर्क, लेट द वर्क, फिर आएगा बी, फिर थर्ड फॉर्म फिनिश की हो जाएगी फिनिश्ड, ठीक है। अगर यही डू नॉट से शुरू होता कि डू नॉट फिनिश द वर्क, तो इसमें केवल नॉट लग जाता, ठीक है ना, यानी इस बी की जगह केवल नॉट लग जाता अगर होता डू नॉट फिनिश द वर्क नॉट बी फिनिश्ड, लेट द वर्क, लेट तो लगना है, नॉट बी फिनिश्ड। अगर ये, अब ये वाला है थोड़ा, ये वाला ज़्यादातर देखने को मिलता है और कम बनता है, लेट से शुरू है, अगर लेट मी फिनिश द वर्क, इसी में लेट मी लग जाए कि लेट मी फिनिश द वर्क। क्या करना है इसमें? देखो, लेट से तो शुरू होनी है, आपने लेट लगाया, अब ये लेट मी को अभी ना बनाओ, फिनिश द वर्क का पहले बना लो तो समझ में आ जाएगा। लेट द वर्क, यही बनेगा, लेट द वर्क वी फिनिश्ड, आ जाएगा मी का, लेट मी का हो जाएगा बाई मी, लेट द वर्क बी फिनिश्ड बाई मी, ठीक है। अब अर्थ में भी सीधे हो जाएगा आसानी से, मुझे काम खत्म करने दो, ठीक है ना। तो लेट मी द वर्क बी फिनिश्ड बाई मी, मेरे द्वारा काम खत्म करने दिया जाए। तो इस प्रकार से हम लोग ये स्पेसिफाई का। अब इसमें होता प्लीज फिनिश द वर्क, तो प्लीज की जगह आप क्या करते, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते कि यू आर रिक्वेस्टेड टू फिनिश द वर्क। तो बच्चों ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन में। अभी 2 बिंदु बचे हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज करना है और इसके साथ में इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव अन्य सेंटेंसेस को भी चेंज करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ज़्यादा टाइम हो रहा है ना। तो इनको हम क्या करें, ऐसा करते हैं, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी, काय को छूट जाए, ठीक है। लेकिन जब अगर बड़ा होता दिखाई देगा तो फिर यहीं रोक देंगे, क्या करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ
इंटरचेंज ऑफ काय का सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। ठीक है, ये है 7 नंबर। 8वें में है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू अदर्स। ये दोनों भी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हैं बच्चों। देखिए, जब भी सिंपल सेंटेंस पढ़े होंगे हम लोगों ने सिंथेसिस में, ये चैप्टर है आपका SYNTHESIS, ये आपका सिंथेसिस का चैप्टर है। सिंपल सेंटेंस में आपने जीरेंड इन्फिनिटिव पढ़े होंगे, पार्टिसिपल वन पढ़ा है, एडजेक्टिव का प्रयोग करना, एडवर्ब का प्रयोग करना। सिंपल सेंटेंसेस में 7-8 यूज आपने पढ़े होंगे। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी उसी में पढ़ा है कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज से बनाते हैं। और आपने कंपाउंड सेंटेंस भी पढ़ा होगा, सिंथेसिस में ही है ये तीनों बिंदु। ठीक है, तो चूंकि ये विशाल हैं, विशाल चैप्टर है ये, अगर इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे तो कम से कम 2 घंटे का क्लास तो इसी में लग जाएगा। और इसलिए हमने ये सोचा कि अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ चेंज करना बताएंगे, फिर उसमें आपको इंटरचेंज भी बता देंगे ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, और इसी प्रकार हम इस इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके विषय में भी कह रहे हैं कि इसका वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा हम सबको ये ज्ञान ही नहीं होता है कि हम नाउन से वर्ब कैसे बनाएं, अगर हमें वर्ब से एडजेक्टिव बनाना है तो हम कैसे बनाएं बेटा, है ना। वरना अगर आपको ये ज्ञान आ जाए कि हमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, है ना, इनको सबको हम कैसे आपस में चेंज करें, तो एक शब्द के 4 शब्द आपको मालूम हो सकते हैं। अगर आपको एक वर्ड याद है और अगर आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये चेंज करना आता है, तो आपकी अगर 1000 मीनिंग आपको याद है तो समझ लो आपको 4000 वर्ड मीनिंग याद हैं। इसलिए बच्चों ये भी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वीडियो देंगे पूरा सिंथेसिस का। ठीक है, इसके बाद देंगे हम पूरा वीडियो इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का बच्चों। ठीक है, क्योंकि जब तक हम अलग से ये वीडियो नहीं देंगे तब तक आपको पूरा क्लियर नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास में इतना ही बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंथेसिस के साथ, जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम बेहतरीन तरीके से विश्लेषण देंगे। ठीक है, तो जब हम अगला वीडियो पेश करें उससे पहले आप मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लें ताकि आपको अगला वीडियो समय पर उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय माय फ्रेंड, बाय बाय।